हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सो द रोमांटिक पीरियड हमारा आज का टॉपिक है और इस पर हम बात करेंगे। सारे लोगों के नाम आपको पहले से ही पता होंगे। मेधावी, संजीता, एवरीबडी। साबिस्टिन, हाँ जी, शुरू करा जाए। सो क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा भाई? अच्छा, इसमें डेट है, चलो ठीक है, डेट मैं ही बता देती हूँ। सो विलियम ब्लेक का जो साउंड है, जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, इसकी डेट कौन बताएगा? वाह, क्या बात है। राइट आंसर किसने बताया? एक मिनट। आज स्क्रीन थोड़ी क्लियर दिख रही होगी, मैंने आज इसमें टाइम लगाया है। मैंने सोचा आज इस बुक से जरा इसको थोड़ा सा क्लियर करके देखते हैं। अरे ये बड़ा, हाँ, 1789, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ठीक है, विलियम ब्लेक, ये रोमांटिक पीरियड की बात चल रही है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पब्लिश होने की जो डेट है ना इसकी, ये है 1794। विच वॉज ब्लेक्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स? विलियम ब्लेक का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स कौन सा था? Songs of Innocence, Songs of Experience, the book of the poetical sketches। देखो, पोइटिकल स्केचेस था, ठीक है, और ये भी आपका, इसका भी टाइम पीरियड मैं बता देती हूँ। पोइटिकल स्केचेस था और इसका टाइम पीरियड था हमारा 1769 से 1777, ये इसका टाइम पीरियड था। ओके, चलो। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट अपीयर्स इन, देखो, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। टाइगर क्या है? टाइजर लिखा हुआ है, टाइगर मैं पढ़ रही हूँ, टाइजर लिखा हुआ है। टाइजर टाइजर बर्निंग ब्राइट, ये ओपनिंग लाइंस हैं। ठीक है, किसकी ओपनिंग लाइंस हैं? ये हैं सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की। ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की जो है वो कैसी लाइन है? Blake's dictum that Milton was a true poet and of the devil's party without knowing it appears in, जो ब्लैक का डिक्टम है, ये किस में अपीयर होता है? ब्लेक, विलियम ब्लेक का जो डिक्टम है, विलियम ब्लेक का, कि मिल्टन जो है वॉज अ ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये किस में अपीयर होता है? ये अपीयर होता है किसमें? द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में। ठीक है, इसमें क्या बात कर रहे हैं कि मिल्टन वॉज अ ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। अच्छा, वैसे मिल्टन की जो पोएम के बारे में बात करते हैं, जिनके लिए इन्हें ट्रू पोएट माना है, ये है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की। गाइज, स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है आपको? आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है? पता चला मैंने ये लगा तो दिया बट वो क्लैरिटी ना आ पा रही हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। Without contraries is no progression appears in,
अभी हम विलियम ब्लेक की बात कर रहे हैं ना, तो विलियम ब्लेक की बात करेंगे। किसमें अपियर होता है? विदाउट कंट्रोवर्सी इज नो प्रोग्रेशन, मतलब बिना किसी विवाद के आगे बढ़ना कोई बढ़ना नहीं है। ओके, सो ये है विलियम ब्लेक की बातें। मतलब अगर आपके दुश्मन नहीं है तो आपकी कोई प्रगति नहीं है। मतलब कुल मिला के कॉन्ट्रेरी होना लोगों का, अट्रैक्शन और रिपल्शन, रीजन एंड एनर्जी, ये सब बातें, लव एंड हेट आर नेसेसरी टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। उन्होंने बोला है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन मतलब प्यार और नफरत, रीजन एंड एनर्जी, ठीक है, लव एंड हेट आर नेसेसरी टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट, to generalize is to be a fool comes from William Blake. Okay, to dissect is to kill. द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल अभी हमने बताई थी, उसमें ये किसमें अपियर होता है? द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में। ओके, हाँ, लिरिकल बैलेट्स कब किसमें पब्लिश हुआ? लिरिकल बैलेट्स जो है वो पब्लिश हुआ 1798। लिरिकल बैलेट्स was published in 1798। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट वाज रिटन बाय, लिरिकल बैलेट का जो प्रेफेस था, स्टार्टिंग जो थी, वो किसने लिखी है गाइस? वो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने लिखी है? सारे क्वेश्चंस जो है इसमें एक एक लाइन के हैं बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेधावी, कविता, सेबेस्टियन, इतने ही बच्चे पढ़ रहे हैं या जितने और भी पढ़ रहे हैं मैं बता दूं, इसको मैं भेजूंगी। माइकल ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज, जो माइकल था वर्ड्सवर्थ का, जो माइकल था वो लिरिकल बैलेट में बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इंक्लूडेड नहीं था, इंक्लूडेड वाज नॉट इंक्लूडेड लिखा, ये नहीं, वो इंक्लूडेड लेटर जो है वो बाद में जोड़ा। इसका क्वेश्चन क्या था? चलो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका था कि लिरिकल बैलेट का कौन सा पार्ट जो था, लिरिकल बैलेट जो टिंटन एबे है, इट इज अ पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेट्स। ये लिरिकल बैलेट्स का पार्ट था। क्या नाम है? टिंटन। Bliss was it in that down to be alive, but to be young. These lines from Wordsworth refer to, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन थी। अमेरिकन, फ्रेंच, ग्लोरियस, इंडस्ट्रियल, कौन से रिवॉल्यूशन को की याद दिलाती हैं ये? सबको पता होगा इसका आंसर शायद, क्योंकि ये आपने पढ़ा था। हाँ बेटा मनीषा रानी, आपको मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है कि बिना आंसर के भेज दूं। मेरे को लगता है कि सारी चीजें, वो जिसके आंसर्स चले नहीं, जिसके आंसर्स गए नहीं है, उनको मैं दोबारा करके भेजूंगी टाइम निकाल के। वो आंसर्स जिसके नहीं गए, फिलहाल मैं यही भेजूंगी जो आपको ही करा रही हूँ, यही भेजूंगी। वो गलती से हुआ है वो। हाँ जी, ये किसका? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द प्रील्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ ये पब्लिश हुई है। प्रील्यूड, प्रील्यूड के बारे में हमने पहले भी 2-3 क्वेश्चंस किए थे कि प्रील्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ पब्लिश हुआ है कब? ये 1850 में।
विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंप्लीट? वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम जो थी वो जो कंप्लीट थी? प्रील्यूड, द प्रील्यूड। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। Keats' statement that we hate poetry that has palpable design upon us is sad in relation to वर्ड्सवर्थ। कीट्स का जो स्टेटमेंट है कि हम पोइट्री से नफरत करते हैं जो पैल्पेबल डिजाइन रखती है, कहा जाता है इन रिलेशन टू। ओके। And never turned a stone appears in which of the following poems? एंड नेवर टर्न स्टोन, अब जैसे इतना कुछ आपको तो बता ही रही हूं, तो ये है माइकल्स, माइकल में एंड नेवर टर्न स्टोन। वर्ड्सवर्थ का पहला पब्लिकेशन क्या था? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिल्यूड इज एन एपिक ऑफ, प्रिल्यूड जो था वो किस पर एपिक था? द प्रिल्यूड इज एन एपिक ऑफ क्रिश्चियनिटी, सेल्फ, सोसाइटी, वॉर। ये प्रिल्यूड जो था, फुल ऑफ प्रिल्यूड, मतलब पोइट के माइंड की बात करते थे। प्रिल्यूड इज एन एपिक ऑफ सेल्फ, ठीक है। ये सेल्फ मतलब स्वयं की ग्रोथ के लिए, ऑन ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। पोइट्स माइंड विलियम वर्ड्सवर्थ का 1850, ठीक है। किसका था? विलियम वर्ड्सवर्थ का 1850। माइकल किसकी पोएम थी? अरे वर्ड्सवर्थ की थी, सैबिस्टन, वर्ड्सवर्थ की, वर्ड्सवर्थ की तो बात कर रहे हैं हम। आपकी तुरंत मैसेज नहीं देख पाती हूँ, सॉरी फॉर दैट। ब्राउनिंग्स पोएम द लॉस्ट लीडर was written when Wordsworth? रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम सुना होगा। अब रोमांटिक एज में लगभग सबके ही नाम आपने सुने होंगे। इनको बहुत ध्यान से देखते हैं, इनके नाम भी बड़े सुंदर सुंदर हैं और इनकी ये पूरा समझ आ जाएगा। रोमांटिक एज अपने आप ही समझ आता है, इसीलिए इसको रोमांटिक एज कहते हैं। हाँ, लॉस्ट लीडर जो है वॉज रिटन व्हेन वर्ड्सवर्थ, क्या इसका राइट आंसर होगा? जब वर्ड्सवर्थ क्या, ये जब पोइट लॉरिएट बने, जब इनको पुरस्कार मिला पोइट होने का, बिकेम द पोइट लॉरिएट, ठीक है। अच्छा, द लॉस्ट लीडर का टाइम पीरियड है 1845 और ये लिखी है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, है ना। और इनकी बुक में रोमांसेस, ड्रामेटिक रोमांसेस और लिरिक्स हैं काफी मात्रा में और ये काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
For whom did Browning say, for a handful of silver he left us? किसके लिए उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर चांदी के चक्कर में उसने हमें छोड़ दिया और हम तो सोना है? किसने कहा था और किसमें कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा होगा। मेधावी कविता सेबेस्टियन को पता है, इनको रोमांटिक एज की एक एक बात पता होगी। ठीक है। सो इसमें कहा किसने था? कहा किसने था? ब्राउनिंग ने। किसके लिए कहा था? वर्ड्सवर्थ के लिए। किसमें कहा था? द लॉस्ट लीडर में। ऐसा कहा जाता है इन्होंने द लॉस्ट लीडर इसीलिए लिखी थी क्योंकि ये उस समकालीन वहां पे जितने भी कॉन्टेम्परेरी पोइट थे उनको क्रिटिसाइज करना चाहते थे। ऐसा बोला जाता था कि जितने भी कॉन्टेम्परेरी लीडर थे उनको क्रिटिसाइज करना चाहते थे, इसीलिए लिखा था। Who defined poetry as spontaneous overflow of powerful feelings? वर्ड्सवर्थ। ठीक है। इन्होंने कहा पोइट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है। इन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत ज्यादा। Who defined poetry as emotion recollected in tranquility? इसने किसने पोइट्री को ऐसे डिफाइन किया था कि जो इमोशंस होते हैं वो शांति को कलेक्ट करते हैं, मतलब शांति को रिकलेक्ट करते हैं। किसने कहा था ये? वर्ड्सवर्थ ने। क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा ये था, हु अमंग द फॉलोइंग हर्ड द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? ये भी वर्ड्सवर्थ सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी का जो मतलब सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। To me, the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. These lines are from which of the following poems? मेधावी कविता। क्या तुम लोगों ने आंसर बता दिया? ये वर्ड्सवर्थ मतलब ये जो है इमोर्टैलिटी ओड, इमोर्टैलिटी ओड। विलियम वर्ड्सवर्थ की इमोर्टैलिटी ओड। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की है ये। Who launched the newspaper The Watchman for converting humanity? कुछ आइडिया है? नो, ब्लैक शेली बायरन नहीं है। राइट आंसर है आपका सैमुअल। राइट आंसर है आपका कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, 1796। ओके। The Rime of the Ancient Mariner was one of the 4 poems Coleridge contributed to Lyrical Ballads. How many poems did Wordsworth contribute to the volume? देखिए, लिरिकल बैलेट्स पता है 1798 का टाइम पीरियड है। द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर ये वन ऑफ द 4 पोएम्स थी।
लिरिकल बैलाड में जो कंट्रीब्यूट की गई। वर्ड्सवर्थ ने कितनी पोएम्स लिरिकल बैलाड में वो क्या कह रहे हैं कंट्रीब्यूट करी? देखो, द राइट आंसर इज सी, 19। कविता करेक्ट। Which of the following poems of Coleridge was conceived in a dream? मतलब कौन सी पोएम थी जो सपने में आई थी इनके? सपने में पैदा हो जाती थी इनके पोएम्स। कुबला खान। इसको बोलते हैं विजन इन अ ड्रीम। इन अ ड्रीम, बताओ। ये सपने में आ गई थी इनके। हमारे सपने में जो आता है वो हमें सुबह तक याद नहीं रहता। इस रात को सपने में क्या आया था वो हमें अभी सुबह तक याद, सुबह भूल जाएंगे। चलो। Which of the following poems of Coleridge uses the myths of Lamia and vampire? कौन ऐसा मतलब कौन सी पोयम है वो तुम लोगों को पता है वो कौन सी ऐसी पोयम है जो क्या करती है, जो मिथ्स लामिया एंड वैम्पायर के जो मिथ्स हैं उनको यूज करती है? ठीक है, कोलरिज की पोयम है, लामिया और वैम्पायर के मिथ्स को यूज करती है। इसका नाम पता है क्या है? क्रिस्टाबेल। क्रिस्टाबेल। यस। ये प्रीतम नालायक ये क्लास में क्यों नहीं आता है? ये ग्रुप पर बहुत वो आंदोलनकारी बनता है और क्लास में नहीं दिखाई देता है। इसको बताएंगे ग्रुप पे अभी। द फ्रेजेस स्टारली डूम एंड रोड टू Xanadu appear in which of the following poems? ये कुबला खान में ही है। ठीक है, स्टारली डूम, रोड टू Xanadu, ये कुबला खान में ही है। कुबला खान किसकी है अभी मैंने किसकी बताई? कोलरिज की। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो, याद नहीं रहे तो। In which chapter of Biographia Literaria does Coleridge make a distinction between fancy and imagination? 13th chapter। ठीक है, 13th chapter। ये रोमन में क्यों लिखा गया है भाई? बायोग्राफिया लिटरेसी 1817 में आई है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फैंसी ये भी कल्पना होती है, इमेजिनेशन भी कल्पना होती है। तो इन्होंने कहा है दोनों के बीच में भेद क्या है, और वही इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया में बताया है। भाई हमें तो कोई भेद नहीं लग रहा है, हमारी जो फैंसी है वही हमारी इमेजिनेशन है। अब इन्होंने कोई भेद बता दिया है तो वो भेद जानने की कोशिश करना है। इन विच चैप्टर बायोग्राफिया लिटरेरिया डज कोलरिज क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज? कौन से चैप्टर में बताओ? ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर एग्जाम में तो एग्जाम वाले पागल हो गए। फिलहाल मैं आंसर बता देती हूँ, 14th चैप्टर में। ठीक है, 14th चैप्टर में। हाँ, ये बताओ कोलरिज का कौन सा ऐसा काम है जो फिलोसफी का सब्जेक्ट है, इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का सब्जेक्ट है। इट इज एड्स टू रिफ्लेक्शन। ओके। Lectures on Shakespeare by Coleridge was published. कोलरिज द्वारा शेक्सपियर के, वाह क्या बात है भाई। अब मैं तुम लोग के आंसर्स देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कौन कौन आंसर दे रहा है, एंड यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। देखो, शेक्सपियर पे लेक्चर्स थे इनके कोलरिज के, वही सैमुअल टेलर कोलरिज, इनके पब्लिश हुए उनके मैच्योर ईयर्स में। मैच्योर ईयर्स क्या होता है पता है? अरे हाँ, सबको पता है। बायरन की कौन सी पोयम थी जिससे वो रातों रात फेमस हो गए, बताना जरा। कौन सी पोयम थी जिससे वो
रातों रात फेमस हो गए, बायरन की कौन सी ऐसी पोएम थी जिससे वो रातों रात फेमस हो गए? उस पोएम का नाम था चाइल्ड। अरे ये अलग आ गया, चलो मैं इसको वापस जाके लिख देती हूँ। हाँ, ये पोयम का नाम था आपका चाइल्ड हेरोल्ड। इससे वो हेरोल्ड वो हेरोल्ड है, ठीक है, 1812 में, और इससे ये रातों रात फेमस हो गए, बायरन। इसमें एक बात कही गई थी, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट। रोमांस था इनका, कर लिया इन्होंने जी भर के। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शेली इज अ पोइटिक ड्रामा? इनका कौन सा वर्क एक पोइटिक ड्रामा था? Alastor or the Spirit of Solitude, the Cenci, the Revolt of Islam, Prometheus Unbound. The Sensei. Poetic drama है guys. The Sensei. D बता रहे थे, नहीं गलत था। चलो। Shelley based his Prometheus Unbound on an ancient play of Shelley based his Prometheus Unbound on an ancient play of देखो, प्रोमेथियस अनबाउंड जो है वो एंशियंट प्ले जो है एकाइलस, एस्काइलस लिखा है, एस्काइलस, एस्काइलस पर बेस्ड है। प्रोमेथियस आप लोगों ने, मतलब खतरनाक है ये, मैंने प्रोमेथियस में मतलब ह्यूमन बीइंग के ऊपर लिखा गया एक तरीके से। मतलब इसमें ये कहा गया, प्रोमेथियस में ये कहा गया कि ह्यूमन बीइंग जैसा चाहे वैसे अपनी लाइफ को मोड़ सकता है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स? मतलब ये कह रहे हैं कि ओड टू द वेस्ट विंड में कि अगर सर्दी आती है तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, मतलब जो बरसात, जो बहार है वो थोड़ी सी दूर है लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं कि पीछे है, लेकिन मतलब जब सर्दी आएगी तो बहार पीछे छूट जाएगी। ये ओड टू द वेस्ट विंड में कहते हैं। किसमें कहते हैं? ओड टू द वेस्ट विंड में। ये सबके उसमें थी, सबके सिलेबस में होगी ये, अगर याद होगा तो। Shelley wrote Adonis on the death of एडोनिस कीट्स की डेथ पे लिखी, यस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Our sweetest songs are those that tell us saddest thoughts. Comes from Shelley। ठीक है, इन्हीं की बात चल रही है। Which of the following poems of Shelley represents Byron's through a character? देखो, इसमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी पोएम है जो ये रिप्रेजेंट करती है बायरन को एक कैरेक्टर के थ्रू। ये आपकी है जूलियन एंड मेडालो। इसका राइट आंसर होगा जूलियन एंड मेडलो।
Shelley's The Defense of Poetry was provoked by. वीडियो ब्लर है क्या? दोबारा से ज्वाइन कर लो. द डिफेंस ऑफ पोइट्री. पीकॉक. हु रोट इमिटेशन ऑफ स्पेंसर. इमिटेशन ऑफ स्पेंसर किसने लिखी है? कीट्स ने. अब इसमें इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, जल्दी जल्दी कर लो. ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज अबाउट कीट्स प्रेज ऑफ. चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर. ठीक है, ये सोनेट है. इन इज अर्ली पोइट्री कीट्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड. अपने शुरुआती दिनों में कीट किससे प्रभावित थे? बिसाइड स्पेंसर. स्पेंसर से तो थे ही, इसके अलावा किससे और प्रभावित थे? बाय वर्ड्सवर्थ, लीग हंट, साउदी, कोलरिज. तो ये प्रभावित थे किससे? लीज हंट से. ली हंट इनका नाम है, ली हंट. ली हंट से प्रभावित थे. स्पेंसर से भी थे और ली हंट से भी थे. साउदी से नहीं, ली हंट से थे. ठीक है. Which poem of Keats opens with "A thing of beauty is a joy forever"? बहुत फेमस लाइन है ये, और एंडीमियन, एंडाइमियन बोलो, एंडीमियन की लाइन है ये. ठीक है, ये राइमिंग कपलेट है. ये जो है आपकी राइम कपलेट. एंडीमियन जो है वो राइम कपलेट है. ये आम्बिक पैरामीटर पे लिखी गई है ये. ओके. और ये पब्लिश हुई थी पहली बार 1818 में, लंदन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following poems of Keats is based on a tale from Boccaccio? इसका नाम है इसाबेला. आंसर लिख देती हूँ यहाँ पर. इसका नाम है इसाबेला. पहले इसका जिक्र हुआ है. और द पॉट ऑफ बेसिल. इसाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल. Keats' Hyperion is written in the epic style of. John Milton, not Spenser. जॉन मिल्टन. हाइपीरियन. हाइपीरियन जो है वो भगवान के खत्म होने के बारे में बात करता है. मिल्टन की शैली पे लिखा गया है. ठीक है. Which poem of Keats borrows its story from Burton's The Anatomy of Melancholy? बर्टन्स मतलब जो कीट्स है, जॉन कीट्स, वो अपनी स्टोरी कहाँ से चुराते हैं? बर्टन की किस बुक से? द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली. एनाटॉमी का मतलब विज्ञान, शारीरिक विज्ञान. मेलंकली मतलब सैड होना. किसकी स्टोरी चुराते हैं? इसका नाम है लामिया. ठीक है. लामिया लिसियस. If poetry comes not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all. This statement comes from Keats.
ओके, वो कीट्स है गाइस। Which of the following poems of Saudi is not long? सऊदी की कौन सी पोयम जो है वो लॉन्ग नहीं है? मतलब बाकी सारी लॉन्ग है, लेकिन द बैटल ऑफ ब्लेनहिम, द बैटल ऑफ ब्लेनहिम, ये शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है। हु रोट द लाइफ ऑफ बायरन? इनका क्या नाम है? लाइफ ऑफ बायरन। थॉमस मूर, थॉमस मूर ने लिखी बायरन की लाइफ। थॉमस हुड इज बेस्ट नॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जाने जाते हैं द सॉन्ग ऑफ द शार्ट। इसके राइटर कौन है? थॉमस हुड। Who among the following is known as a peasant poet? पेजेंट पोइट का मतलब समझ रहे हो? ऐसा पोइट जो मतलब किसानों के बारे में पोइट्री भी लिखता है, पेजेंट पोइट है एक तरीके से। थॉमस वुड, जेम्स हॉक, थॉमस मूर, जॉन क्लेयर। पेजेंट पोइट बोलते हैं जॉन क्लेयर को। जॉन क्लेयर इज बेस्ट नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? जॉन क्लेयर जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं? पोएम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ, या फिर शेफर्ड कैलेंडर, या द विलेज मिनिस्टर, या रूरल मूव्स? ये जाने जाते हैं पोएम्स डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ एंड सीनरी, क्योंकि रूरल लाइफ पर बात करते हैं, पीजेंट पे बात करते हैं। द शेफर्ड कैलेंडर, स्पेंसर ने लिखी है ना, याद है? द विलेज मिन्स्ट्रेल, जॉन क्लेयर ने लिखी है। हो सकता है इन्होंने भी शेफर्ड कैलेंडर लिखा हो। हाँ, ये स्पेंसर का पहले वाला है। ये तो तीनों जॉन क्लेयर की होगी। ठीक है, इनका शेफर्ड कैलेंडर अलग होगा, 1827 है, वो स्पेंसर वाला होगा। हु इज नॉन फॉर द वेवरली नॉवेल्स? वेवरली नॉवेल्स के लिए जाना जाता है वॉल्टर स्कॉट को। ठीक है, वेवरली नॉवेल्स के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू चुरा लो इनका, वॉल्टर स्कॉट को, है ना। वॉल्टर स्कॉट्स द मिनिस्ट्री ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर इज अ वर्क। मिनिस्ट्री ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर ये एंथोलॉजी है बॉर्डर बैलेंस की। ठीक है, ये जो है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर जो है ये वो है एक तरीके से एंथोलॉजी है। ये एडिटिंग ओल्ड मटेरियल है वॉल्टर स्कॉट का। Which of the following works of Scott is considered his best? The Lady of the Lake. The Lady of the Lake. Which of the following novels of Scott deals with the murder of Lady Leicester? It is Kenilworth. ठीक है, 1821।
ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमने उस पर इतना फोकस नहीं किया. The titles of Scott novel The Heart of Midlothian is derived from a prison in Edinburgh. Prison in Edinburgh. Walter Scott is known as the father of. Yes, very nice. Historical novel, historical romance. Samuel Johnson wrote the lives of the poets. Who wrote the lives of the novelist? वॉल्टर स्कॉट. ठीक है. हु रोट लाइफ ऑफ नेल्सन? वॉल्टर स्कॉट. कात्यायनी 7 दिन और चलेगी, 1 वीक और चलेगी. लिटरेचर की क्लास 1 वीक चलेगी अभी. उसके बाद आपके लिए मॉक टेस्ट मैं लेकर के आऊंगी. Jane Austen's first novel was Emma, Persuasion, Pride and Prejudice, Sense and Sensibility. It is Pride and Prejudice, very famous. ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा तुम लोगों का, देखना. जो फेमस क्वेश्चंस होते हैं वो हर बार आते हैं. Which of the following novels of Jane Austen was posthumously published? Posthumously published हुआ आपका नॉर्थएंगर अवे. Which of Austen's following novels deals with elopement? ऐसी कौन सी नॉवेल है जो भाग कर शादी करने से डील करती है? एलोप का मतलब होता है भाग के शादी करना. ये भी हमारी प्राइड एंड प्रेजुडिस है. ठीक है. हाँ, ये जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको मैं भूल जाती हूँ. मिस्टर कॉलिंस इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मिस्टर कॉलिंस एक कैरेक्टर है किसमें? जेन ऑस्टन की है एमा. एमा जो है वो जेन ऑस्टन की है बुक. इसकी में कैरेक्टर है आपके मिस्टर कॉलिंस. मिस बेट्स, एमा में जो है मिस बेट्स क्या है? शाय, सर्वाइल, गैरुलस, डिस्क्रीट. मतलब शर्मीली है या हाँ में हाँ मिलाती हैं या फिर बातूनी है या समझदार है. ये हमारी बहुत ज्यादा मिस बेट्स जो है बहुत ज्यादा बातें करती हैं. गैरुलस है. Which of the following novels of Maria Edgeworth is considered her best? कैसल रेकरेंट है, 1800 में आई है. हाँ, उससे क्वेश्चंस मैच कर जाएंगे. तुम लोग को एड ऑन इन्फॉर्मेशन भी है, उससे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. कोशिश तो यही रहेगी क्योंकि मैं आपको ज्यादातर चीजें करा ही दे रही हूँ.
थोड़े दिन की बात है, बस 7-8 दिन में हो जाएगा वो आपका। और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं भेज भी दे रही हूँ। Who else besides Lamb studied at Christ Hospital? Coleridge. लैम के अलावा क्रिस्ट हॉस्पिटल में कौन पढ़ा? कॉलरिज। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वॉज रिटन बाई। मैरी एंड चार्ल्स लैम। ठीक है, ये तो काफी पुराना क्वेश्चन है, मैंने पूछा भी था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट भी है। एसेज ऑफ एलिया वॉज रिटन बाय। एलिया के ऐसे चार्ल्स लैम ने लिखे हैं। ठीक है, एलिया, एलियास। ड्रीम चिल्ड्रन किसने लिखी है? चार्ल्स लैम ने लिखी है। ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इन पे जरा ध्यान देना। एक दो बार क्लास में पढ़ लोगे, हो जाएगा। स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट poets who lived about the times of Shakespeare by Charles Lamb represents minor dramatists। ठीक है, मतलब स्पेसिमन इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स जो शेक्सपियर के टाइम पर रहे, चार्ल्स लैम्ब द्वारा उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया? माइनर ड्रामेटिस्ट थे वो। कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम लीटर। अंग्रेजी अफीम खाने वाले का कन्फेशन, ये किसने लिखा? थॉमस डी क्विंसी। इन्होंने क्या कहा, लिखा? कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। Who wrote recollections of the lakes and lake poets? D. Quincy. The English Mail Coach is the work of D. Quincy। देखो, रिकलेक्शन ऑफ लेक्स एंड लेक पोएट्स, द इंग्लिश मेल कोच, और आपका इंग्लिश ओपियम ईटर्स कन्फेशन, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, सेम टाइम है, सेम राइटर है। ठीक है, तीनों एक बार देख लेना। लेक्स एंड लेक पोएट्स, इंग्लिश मेल कोच, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, अंग्रेजी अफीम खाने वाला। मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीजें इन्होंने दे रखी हैं। ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स बाय डी क्विंसी, ये किसके ऊपर बेस्ड थी? ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, ये किसके ऊपर बेस्ड थी? ब्लैक ह्यूमर। नहीं, ये कोई कॉमेडी नहीं थी, ये था ब्लैक ह्यूमर, खतरनाक। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ वॉज रिटन बाय। मैकबेथ में इन्होंने जो लोगों ने लिखी हैं, जैसे शेक्सपियर ने लिखी, उसके ऊपर अलग से अपना काम लगा दिया और काम बढ़ा दिया। ये डी क्विंसी के बारे में पढ़ लेना गाइज। ठीक है, डी क्विंसी की सारी बातें याद रखना जो भी बताई हैं। डे क्विंसी। सबसे ज्यादा डे क्विंसी का वही वाला आपका जो है ना, ओपियम ईटर वाला, वही सबसे ज्यादा फेमस है। बहुत बढ़िया ये मतलब पर्सन रहा है। चलो, ऑन द ट्रेजेडी सॉरी, ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर कम्स फ्रॉम। चार्ल्स लैम्ब। हाँ बेटा, मैं इस बुक का नाम बिल्कुल बताऊंगी। इस बुक का नाम है, मैं बता देती हूँ आपको, अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है आप में से किसी को तो बिल्कुल ले लेना। इस बुक का नाम है
ये राइटर पहले लिख लो, भीम एस दहिया की बुक है ये, ठीक है। और इसका सीधे कुछ नाम नहीं है, सीधे सीधे आप इसको डालोगे या पूछोगे नेट पर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन लिटरेचर इन इंग्लिश, क्वेश्चंस ऑन लिटरेचर इन इंग्लिश, ये इसका नाम है, भीमस दहिया की बुक है ये, ले लो। और अपडेटेड सिलेबस पर बेस्ड है, ये नई बुक है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव ऑन लिटरेचर इन इंग्लिश, ठीक है, ये इसका नाम है बेसिकली, यही इसका नाम है, भीमस दहिया से सर्च करना। और मुखर्जी नगर में मैं रहती हूँ, अगर आप लोगों को किसी को मंगाने का मन कर रहा है तो बता देना मुझे, अपना एड्रेस वगैरह भेज देना, मैं बुक भेज दूंगी। हालांकि बुक जाने में 2 दिन लगेंगे आपको, 2 या 3 दिन लगेंगे, आप बता देना तो मैं आपको बुक भेज दूंगी। अगर ऑनलाइन अवेलेबल हो तो आप ना ऑनलाइन ले लेना, ठीक है, मैं उस दुकानदार से कांटेक्ट करूंगी इन केस आपको चाहिए। और अगर नहीं चाहिए आप ऐसे ही रख लें, क्योंकि बुक थोड़ी महंगी है ना, 700-800 की बुक है, 880 रुपीज की है, हो सकता है नेट पर सस्ती मिल जाए, 800 रुपीज की बुक है, उतने का ही तो कोर्स होगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजलिट इज बेस्ट नॉन बाय हिज द स्पिरिट ऑफ द एज, ठीक है, हैजलिट जाने जाते हैं द स्पिरिट ऑफ द एज के लिए। हु अमंग द रोमांटिक्स हैड नेवर सीन द माउंटेन्स, ये किसने लिखा, कौन था इन रोमांटिक्स के बीच में, चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। थक गए होगे तुम लोग, 1 घंटा हो गया। हु इज नॉन फॉर इफेक्टिंग ह्यूमर एंड पैथोस, अपने प्रोज में पैथोस मतलब ह्यूमर और पैथोस फीलिंग्स कौन डालता था, चार्ल्स लैम्ब पे आ गए थे हम, चार्ल्स लैम्ब डालते थे, चलो ठीक है। आज का क्लास यहाँ खत्म करते हैं, आंसर दे दूंगी मैं आपको। ओके गाइज, यू कैन लीव द क्लास, बाय बाय। मेरे दूसरा क्लास का भी टाइम हो गया है, सो बाय बाय।